Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो हम लोगों ने अपना जो CDP का सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम EVS के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं देखती हूँ क्योंकि अभी मैंने जस्ट मैथ्स को स्किप करके बेसिकली मैं EVS पर आई हूँ। पर इन केस अगर इस वीडियो से पहले अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चंस डाल पाई तो मतलब उसको समझा के तो मैं डाल दूँगी, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेडागॉजी वाले एस्पेक्ट को आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, यानी कि डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ओनली पेडागॉजी के क्वेश्चंस का। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगी कि उसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो हो सकता है कि इससे पहले आपको पेडागॉजी के मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएं, या फिर हो सकता है कि सीधा EVS के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी के बेसिक एग्जाम्स में काम आएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि KVS के साथ क्या होता है ना, आपके EVS के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें आ जाते हैं। जैसे EVS की पेडागॉजी आ जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि DSSB में जो आपका साइकोलॉजी का मतलब जो आपका पेपर होता है ना, साइकोलॉजी जो 100 मार्क्स का होता है PRT वगैरह में, उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभार ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन भी दे देते हैं, कुछ वर्ड से रिलेटेड, उनके मीनिंग से रिलेटेड, या फिर किसी एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी का एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। तो हो सकता है कि EVS के आने के चांसेस हों उसमें, तो हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हम कुछ EVS के क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि आपका 1 फरवरी 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। और ये मेरा ही जो रिस्पॉन्स शीट टाइप है वो है, मैंने उसमें से इसको कट किया है, कट इन द सेंस के उसको क्रॉप किया है और तब ये जाके क्वेश्चंस लगाए हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज भी हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं पहले की तरह। ये एक सीरीज़ टाइप है और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हों या अपना रिस्पॉन्स हो तो आप लोग सेंड कर सकते हो। मैं उसके CDP के क्वेश्चंस का और सभी का डिटेल एनालिसिस कर सकती हूँ, कर दूँगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर असाइन टू अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और वो ये है कि EVS के अंदर 15 क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक से रिलेटेड। आपकी बुक इन द सेंस जो 3rd क्लास की बुक है, जो 4th क्लास की बुक है एंड 5th, यानी कि 3rd 4th 5th की जो EVS की NCERT है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 15। तो ये वहीं के हैं, जो कि मैंने बहुत डिटेल्ड अच्छे से 5th क्लास का NCERT करवा रखा है और ये वहीं से ही है। ये जो टॉपिक है ये अप यू गो करके एक चैप्टर है, जो जिसमें बचेंद्री पाल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने माउंटेनियरिंग की और इस बारे में है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वही उसी चैप्टर से आया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ग्रुप लीडर की। देखो, ग्रुप लीडर इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉस। पहली बात तो बॉस काम करवाता है, ग्रुप लीडर आगे खड़े होकर काम करता है और आपको अपने साथ साथ काम करवाता है या ग्रुप में काम करता है, वो ग्रुप लीडर होता है। वो कभी भी आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, बल्कि पहले आपको करेगा, पहले करके दिखाएगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि आप भी ऐसा ही करो। तो ग्रुप लीडर थोड़ा और बॉस में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये भी समझना चाहिए। सेलेक्ट द फॉलोइंग सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर असाइन टू अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग में जिसे ग्रुप लीडर सेलेक्ट किया जाता है उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहला है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है कि बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करता है। अपना तो काम करेगा ही करेगा, माउंटेनियरिंग के टाइम पे दूसरों का भी बैग उठाने में उनकी सहायता करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण, यानी कि जो जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं तो उसमें ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों में से ए तो बिल्कुल सही है कि बाकी सदस्यों का सामान उठाने में सहायता करता है, हेल्प्स अदर इन कैरिंग देयर बैग्स। सेकेंड है कीप योर सेल्फ एट द फ्रंट एंड लेट द ग्रुप फॉलो यू। बिल्कुल नहीं, ये बॉस वाला एटीट्यूड है कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम मुझे फॉलो करो। ये बिल्कुल नहीं होगा कि अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, ये गलत बात है। आपको क्या करना है, अपने आप को फ्रंट पे नहीं रखना। यहाँ पर अपने आप को ही फ्रंट पे नहीं रखेगा, बल्कि उनको आगे चलने देगा, खुद पीछे रहेगा, ताकि वो देख सके कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई, कोई गिर ना जाए, सारी चीज़ों का ध्यान रखे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फॉलो करते रहो, ऐसा नहीं, ग्रुप लीडर पीछे होगा। तो ये वाला लाइन गलत है और ये सेम चीज़ आपको बुक में भी मिल जाएगी। और मैंने जो चैप्टर्स करवाए थे उनका जो समरी करवाया था उसके अंदर भी ये लाइन मैंने एज इट इज़ लिखी हुई है कि वो अपने आप को जो है पीछे रखता है, बल्कि आगे नहीं रखता, पीछे रखता है।
सी है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर रेस्ट एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। ये बात बिल्कुल ठीक है, माउंटेनियरिंग के टाइम पे यू हैव टू फाइंड द स्पॉट, आपको एक स्पॉट ढूंढना पड़ेगा फॉर रेस्ट, ठीक है। सो विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये भी एक ग्रुप लीडर का काम होता है जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं, पर्वतारोहण कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है डी, आस्क दोस्त टू स्टे बैक हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली। बिल्कुल भी नहीं, जो अच्छे से क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं उनकी सहायता करेगा, ना कि उनको ये कह देगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा तुम यहीं बैठो, ऐसा नहीं है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनकी मदद करता है। तो किस किस चीज़ में मदद करता है? बैग उठाने में मदद करता है, ठीक है, एक अच्छा स्पॉट ढूंढने में मदद करते हैं ताकि वहाँ पे आप रेस्ट कर सको, वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट कर सके। तो ये दो चीज़ें अभी तक हमको समझ आई हैं। ई है लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। बिल्कुल, जो बीमार हैं, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, ये भी एक ग्रुप लीडर का काम होता है माउंटेनियरिंग के टाइम पे। तो हमें दिखे कि ए बहुत अच्छा पॉइंट है, सी बहुत अच्छा पॉइंट है, ई बहुत अच्छा पॉइंट है। दैट इज़ आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा, और बोर्ड ने भी इसी आंसर को माना है, इसलिए 61 का ईवीएस के इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, दैट इज ए, सी एंड ई। यानी कि एक तो आपको दूसरों का बैग उठाने में हेल्प करनी होगी, आप लोगों को एक अच्छा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा फॉर रेस्ट एंड फॉर अरेंज फूड उसके लिए, एंड टू अरेंज फूड उसके लिए, एंड जो बीमार हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना। और क्या नहीं करना है कि सबसे पहले सबको बोलो, मतलब आपको क्या नहीं करना है इस टाइम पे कि अपने आप को आगे रखो, फ्रंट पे रखो और बाकी को बोलो कि मुझे फॉलो करो। या फिर जो नहीं चढ़ सकते हैं, जो नहीं चढ़ पा रहे हैं, आप उनको ये कह दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम यहीं रुक जाओ। ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इसलिए आंसर ए, सी एंड ई बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है और ये है वॉल टेल्स द स्टोरीज। वॉल टेल्स स्टोरीज ऐसा करके ना एक चैप्टर है, वही सेम आपका ईवीएस का 5th क्लास का। सो वॉल्स टेल स्टोरीज करके एक चैप्टर है, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 5th अ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड। तो 5वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी ईवीएस की, उसके अंदर गोलकोंडा फोर्ट का जो मैप है वो प्रिंटेड है, मतलब वो ऐसे छपा हुआ है। द स्केल ऑफ द मैप इज प्रिंटेड ऑन द राइट बॉटम ऑफ द मैप। और जो हमेशा मैप के राइट बॉटम जो होता है, राइट साइड क्या होती है, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये राइट साइड होगा, यहाँ पर स्केल होता है कि हमने क्या क्या माना है इस चीज़ को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना माना है। सो यहाँ पे लिखा है द स्केल ऑफ द मैप इज प्रिंटेड ऑन राइट बॉटम ऑफ द मैप विच इज़ गिवन बिलो। दैट इज स्केल क्या है, यानी कि हम जो ये दूरी बता रहे हैं कि यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये हम दूरी बता रहे हैं इस तरह से, वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर है। दैट इज़ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है, ठीक है। ये डॉग्स बहुत आजकल बाग करने लग गए हैं। एनीवेज नेक्स्ट वो पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो ये लाइन्स है वो पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्ड ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाज़ा एंड जमाली दरवाज़ा इज़ 9.8 सेंटीमीटर। तो 9.8 सेंटीमीटर उसने देखा कि फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा जो है, मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, हाँ, फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा जो है उनके बीच में 9.8 सेंटीमीटर का गैप है। तो 9.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर, दैट इज़ कि आपको इसका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। तो आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं करना आपको। पहली बात तो शुरुआत में पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, 98 इंटू, आप ऐसा कर लो, 110 इंटू 98 कर लो, और आंसर क्या आएगा आपका 8 0 0। ओहो, ये क्या हो गया, आंसर इन द सेंस कि आंसर आपका 3rd है। मैं इसको बता देती हूँ, आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 0 0 हो गया, 8 1 8 8 1 8, इस तरह से, एंड 9 0 0। अब यहाँ पे जगह नहीं है, बट आप यहाँ पे समझ लो कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। एंड 9 1 9 लिखो, 9 1 9 लिखो, इस तरह से। अब इनको आपको प्लस करना है, ठीक है। तो आप देख लेना, आंसर आपका 1078 आ जाएगा, 1078 आंसर आएगा जब आप करोगे तो। लेकिन आपने यहाँ पर क्या है कि आपको इसको किलोमीटर्स में चेंज करना है। देखो यहाँ पे मीटर लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर एंड मीटर, तो आंसर आपका 3rd होगा। वो आप कर लेना, चेंज करना आसान होता है। किलोमीटर्स में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो उस हिसाब से आप पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आंसर विल बी 3। तो इस तरह से आंसर होगा। मतलब आप देख लेना, आप मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, किसी का कुछ तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। मेथड्स भले ही डिफरेंट हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो 61 का आंसर क्या है, आपका 2nd है, और इसका जो आंसर है 62 का, वो आंसर आपका 3rd है, और बोर्ड ने भी इसी आंसर को माना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। सेलेक्ट द करेक्ट
स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली बात, गोवा एंड पुडुचेरी बोथ आर अरेबियन कोस्ट, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोवा आपका जो है वेस्ट की साइड है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये साउथ वेस्ट की तरफ है, जबकि पुडुचेरी आपका जो ये है ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। तो आपको ये समझनी पड़ेंगी, डायरेक्शन समझनी पड़ेंगी। तो देखो गोवा कहाँ पर है, मार्क करते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है गोवा, ठीक है, ये गोवा है एंड ये आपका क्या है, पुडुचेरी है। तो आप बस इतना ध्यान में रखो कि ये जो पुडुचेरी है, ठीक है, ये किधर है, तो ये बे ऑफ बंगाल में है। पहली बात तो मतलब बे ऑफ बंगाल में नहीं है, बे ऑफ बंगाल इसके साइड में है। दूसरा, जो गोवा है, ये जो आपको गोवा दिख रहा है, ये कहाँ पर है, ये अरेबियन सी के पास है। तो सिर्फ इतना ही पूछा है इन्होंने, ठीक है, सिर्फ इन्होंने इतना ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमको किस चीज़ पे फोकस करना है। अब जो आपका आंसर है वो है पुडुचेरी इज़ ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये बिल्कुल सही है बात, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर है। वेराज जो गोवा है वो आपका अरेबियन सी के कोस्ट पर है। तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। गोवा एंड पुडुचेरी दोनों अरेबियन कोस्ट पे तो नहीं है, गोवा एंड पुडुचेरी दोनों बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर भी नहीं है, कोस्ट इन द सेंस तट पर, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है। गोवा एंड पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि फोर्थ आंसर बिल्कुल ठीक है और ये आपको मैप में दिख ही गया होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मतलब इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मैप के स्किल्स आते हैं तो फिर आप ये आसानी से कर लेते। समझने वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग जेंडर इश्यूज। देखो जेंडर इश्यूज हमने देखा था ना, जेंडर इश्यूज का मतलब क्या होता है कि जेंडर, पहली बात तो हमने पहले भी पढ़ा था सीडीपी में, जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन किए थे इसी एग्जाम के। तो उसमें हमने देखा था कि जो जेंडर होता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, राइट। इट इज़ अ सोशल और सामाजिक द्वारा, हाँ, समाज द्वारा बना हुआ ये कंस्ट्रक्ट है जो हमें बताता है कि एक लड़की को ऐसा करना चाहिए, एक लड़के को ऐसा करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, भ्रांति है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। तो गलत धारणा जो है वो क्या है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक सेक्स ऑफ द पर्सन से होता है रिलेटेड। क्योंकि अगर आप मेल हो तो आपके ये काम होंगे, अगर आप फीमेल हो तो आपको घर संभालना होगा, आप मेल हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। सो इट इज़ रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन। तो ये तो कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स इशू, ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जेंडर इशू जो है वो वुमेन के इशू से रिलेटेड है। ये कॉमन क्या है, गलत धारणा है। क्योंकि जेंडर के अंदर दोनों आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो ये फीमेल्स का इशू नहीं है, ये विमेंस का इशू नहीं है। दूसरा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इट इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, तो ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, ये तो सही धारणा है। तो देखो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेक्स ऑफ द पर्सन, ये एक मतलब एक पर्सन के सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है इसका। एक तरीके से देखा जाए तो मेल को ये काम करना चाहिए, फीमेल को ये, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेल को ये काम करना चाहिए, फीमेल को ये काम करना चाहिए। ये कभी भी हमें सेक्स या कि जो आपका बायोलॉजी है वो नहीं बताता, ठीक है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, ये हमारे बनाए हुए हैं, हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। और ये डायनामिक इन नेचर होता है क्योंकि हमारे बीच में बातचीत होती है इन द सेंस के जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट पर्सनस होते हैं, डिफरेंट सेक्स के जो लोग होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आपस में घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं। तो ये डायनामिक नेचर है। तो जेंडर एक डायनामिक चीज़ है क्योंकि हम आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इसका मतलब ये है। सो ये है डायनामिक ऑफ जेंडर, ठीक है। तो इट इज़ डायनामिक इन नेचर, ये कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। इट इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ये कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, ये भी कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है क्योंकि किसी पर्सन के सेक्स से रिलेटेड नहीं है ना, कि जो मेल है वो यही काम करेगा, जो फीमेल है वो यही काम करेंगी, क्योंकि ये सब तो आपके सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, उनके द्वारा बनाया हुआ है। आपके बायोलॉजी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बायोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि जो एक वुमेन है वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती। अभी हम आगे देखेंगे कि एक वुमेन है जो वेट लिफ्टिंग करती थी, 130 किलो समथिंग कुछ वो उठा लेती थी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपकी धारणाएं हैं। तो येस, इट इज़ रिलेटेड टू, मतलब जो ये कहते हैं इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स इशू, यही इसका गलत आंसर है, यही गलत धारणा है। तो इसलिए आंसर जो है वो 2 होगा। और जो बोर्ड है उन्होंने भी आंसर 2 को ही माना है। देन आता है, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसका जो आंसर है वो एज इट इज़ है। आई थिंक मैंने एक चैप्टर कराया था ईवीएस में, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, कि क्या होगा अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से शायद ये उसी चैप्टर का है कि अमंग द फॉलोइंग
विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, कि कौन से कौन से राज्य में भारत के राज्यों में किस समूह में तेल क्षेत्र है। तो मैंने जो टिक किया था वो यही था, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और बोर्ड ने भी इसी आंसर को करेक्ट माना है और बुक में भी यही है, तो इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं था। वो तो एज इट इज़ चीज़ें जो है वो बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के आसपास सबसे ज़्यादा तेल के जो फील्ड्स हैं वो पाए जाते हैं, तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 समझने वाला है। अब ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द हाउसिंग पैटर्न, यानी कि आपको घरों के विषय में कुछ जानकारी दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन से घरों के बारे में जो जानकारी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए है, इन ले टू फ्लोर्स, यानी कि जो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लेह जो है उसमें 2 फ्लोर्स हैं। इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड विथ फ्लैट रूफ, ये बिल्कुल बात सही है कि लेह लद्दाख में ना क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, मैं बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाओ। ऐसा समझ लो कि ऐसा कुछ घर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, घर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपकी छत होती है ये बिल्कुल फ्लैट होती है और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें सुखाई जाती हैं, शायद पम्पकिन वगैरह या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें। एक्चुअली होता क्या है, लेह लद्दाख में ना उग नहीं पाता कुछ भी, है ना, बहुत ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता तो लोगों को कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती हैं ठंड और गर्मी के समय में, तो उसको वो पहले से ही सन ड्राई कर लेते हैं। इसमें शायद पम्पकिन वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो सन ड्राई करते हैं ताकि वो बाद में इसका इस्तेमाल कर सके, बाद में इसको खा सके। तो इसलिए लेह लद्दाख में 2 फ्लोर हाउसेज होते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, 2 हाउसेज है जिसके ऊपर की छत फ्लैट होती ताकि वहाँ पे चीज़ें सुखाई जा सकें। एंड ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर द एनिमल्स, और ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है ये एनिमल्स के लिए होता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको स्टोर करने के लिए होता है, जिसमें खिड़की नहीं होती है। मैंने दरवाज़ा बनाने की कोशिश की है जिसमें खिड़की नहीं होती, ओके, इसमें खिड़की नहीं होती, बट यहाँ पे खिड़की होती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये खिड़की है, ठीक है, ऐसा मान लो कि ये खिड़की है, ये वेंटिलेशन के लिए, लेकिन नीचे वाली नहीं होती। दैट इज़ की ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ले में 2 मंजिल समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं, दैट इज़ ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी आई थिंक 5th क्लास की ऐसी जो 5th क्लास का जो ईवीएस का बुक है उसी से रिलेटेड है, उसी का कोई चैप्टर है। बी है, इन हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बैम्बू पिलर्स के ऊपर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज़ असम, क्योंकि असम के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। तो अपने आप को लोग बाढ़ से बचाने के लिए एटलीस्ट 10 to 12 या फिर 8 से 10 फीट जो है या 10 से 12 फीट जो है वो बैम्बूज के ऊपर अपने घर बनाते हैं, और सीढ़ी भी लगाई जाती है। मतलब ऐसा समझ लो कि बैम्बू के ऊपर, ये तो कुछ अजीब सा ही बना दिया मैंने, बैम्बू के ऊपर इस तरीके से कुछ घर बनाए जाते हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगाई जाती है आने जाने के लिए, लेकिन रात को हटा दी जाती है ताकि जो रेंगने वाले कीड़े वगैरह कुछ ऐसा हैं जो कि बारिश में आ जाते हैं वो अंदर ना आ सके। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता बैम्बू पिलर्स, बल्कि ये तो असम की बात कर रहा है, तो बी तो बिल्कुल गलत होगा। सी इज़, इन द विलेज ऑफ राजस्थान पीपल लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो आपका राजस्थान है वहाँ पे जो विलेज के लोग हैं वो मड हाउसेज में रहते हैं, यानी कि जो मिट्टी के हाउसेज हैं उसमें रहते हैं, और हर हफ्ता एवरी वीक उनको एक बार तो दोबारा से जो मिट्टी होती है उसका लेप पूरे घर में लगाना होता है ताकि वो थोड़ा सा मजबूत बनता रहे। और उसमें थॉर्नी बुशेस से, थॉर्नी बुशेस मतलब जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है ना, गर्मी है, तो वहाँ पे झाड़ियाँ ही होती हैं, तो उनसे वो अपने घर को घर के ऊपर से छत का ऐसे निर्माण करते हैं, रूफ बनाते हैं। तो सी भी बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ ए एंड सी आंसर होगा, 4th आंसर होगा इसका ए एंड सी। अब देख लेते हैं डी क्यों नहीं है। इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर मोस्ट पीपल लिव ऑन हाउस बोट्स, देखो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो श्रीनगर है वो हाउस बोट्स में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाउस बोट्स में रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर रहते हैं, वो शिकारा वगैरह कश्मीर वगैरह यहाँ पे रहते हैं, बट श्रीनगर में घर भी हैं, राइट। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे जो लोग हैं वो हाउस बोट्स में ही रहते हैं। सो इसके आंसर 4 है और बोर्ड ने भी आंसर 4 को ही माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ ये वाला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट 2000 हाँ मतलब 2000 जो
आपका साल था, उसमें समर ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में कौन जीता है, तो बचेंद्री पाल नहीं, ये तो माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं, और ये कर्णम मालेश्वरी है, कर्णम मालेश्वरी, इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में। और इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, मतलब इनके ऊपर ईवीएस के उसमें ही किसी 5th क्लास में, आई थिंक 4th क्लास में ये वाला चैप्टर है इनके ऊपर कि ये वेट लिफ्टिंग करती थी, 130 केजीज जो हैं वो उठा सकती थी। इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग में ही हैं, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इनके पापा जी जो थे, इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे उस टाइम पे, एंड इन्होंने 29 इंटरनेशनल मेडल्स जीते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी, जब मैंने सीटेट के लिए आपको पढ़ाया था ईवीएस का, उसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। आप देखते नहीं हो, बस बात इतनी है, वरना पढ़ा तो सब कुछ है। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रॉन्ज। अच्छा, ये भी मैंने करवाया हुआ है, देखो ये रहा ईवीएस का समरी 5th क्लास पे। अगर आप जाओगे ना तो वॉल टेल स्टोरीज पे सच में बहुत सारा क्वेश्चंस आए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन 68 और दूसरा अभी जो हमने पढ़ा था ना ये वाला 62, ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम चैप्टर से हैं। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज हैं, जो कांसा है, उसके बारे में कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस 1000 ये बिल्कुल बात सही है। और इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जिसको हम सो कॉल्ड हड़प्पा कहते हैं, वो लोग भी ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल करते थे, कांसे का ही इस्तेमाल करते थे। तो 12th क्लास में बहुत अच्छे से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं हिस्ट्री में, फर्स्ट बुक में, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मैं इस बारे में जानती थी कि ट्राइबल पीपल हमेशा से ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते आए हैं, वो भी हज़ारों या 2000 सालों से यूज़ करते आए हैं। अच्छा, द कलर ऑफ ब्राउन इज शाइनिंग येलो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये जो ये है द कलर है ब्राउन्स का, वो ये शाइनिंग येलो नहीं होता, वो ब्राउनिश कलर होता है, राइट। मैं अभी प्रॉपर भूल रही हूँ, पर वो ब्राउनिश कलर का होता है, इस कलर का नहीं होता। ब्रॉन्ज इज मेड बाय मेल्टिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल नहीं। कॉपर में टिन मिलाया जाता है, कॉपर में टिन मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है, आई थिंक तांबा, आई डोंट नो। टिन, मुझे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं पता। तो कॉपर में टिन मिलाया जाता है, तब जाके आपका जो ब्रॉन्ज है वो बनता है। दैट इज़ बी एंड सी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स है। डी है दी एलिमेंट्स, यानी कि मेटल यूज्ड इन ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज के लिए यूज़ होता है, ऑब्टेन फ्रॉम डीप माइंस, इनको डीप माइंस से खोद के निकाला जाता है। दैट इज़ ए एंड डी, बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। तो ए एंड डी ठीक है, यानी कि थर्ड बिल्कुल सही है। एंड बोर्ड यानी कि जो सीटेड है उन्होंने भी 68 के थर्ड को ही माना है। ए एंड डी ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो ट्राइबल पीपल 2000 सालों से ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं, और ब्रॉन्ज जो है वो उसका मटेरियल जिनसे वो बना है कॉपर एंड टिन, वो निकाला जाता है डीप माइन से। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था जब मैं पढ़ा रही थी, कॉपर एंड टिन फ्रॉम डीप माइंस निकाला जाता है, मेल्टेड दीज मेटल्स एंड टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स जैसे ब्रॉन्ज। और देखो फतेह दरवाज़ा वगैरह सेम चैप्टर से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको दोनों ही समझने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये मैंने करवाया था फॉर सीटेट पेपर 1 ईवीएस का समरी, वॉल टेल स्टोरीज 5th चैप्टर, ओ सॉरी 5th क्लास का 10th चैप्टर। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है ये, अगर आप देख लेते तो आपका ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाता। पर बशर्ते, इसकी भी शर्त है कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और हो गया, आपको साथ साथ रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। अब देखो इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। जैसे अ फैमिली मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोलॉजिकल रिलेटेड पर्सन्स, क्या हमारी फैमिली में सारे बायोलॉजिकली रिलेटेड पर्सन्स हैं? हाँ, एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। देखो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट, ठीक है, प्रॉपर या पूरी तरीके से नहीं। जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, क्या उनके बीच ब्लड रिलेशन होता है? नहीं होता, वो तो दूसरे दूसरे घरानों से आते हैं, उसके बाद फिर वो लोग, उनका एक जीवन शुरू होता है, फिर हम लोग होते हैं, राइट। तो वो तो ब्लड रिलेशन से नहीं होते ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं? अगर आप ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हो तो कोई इसको डिफेंड करने आता है कि भाई बहन तो होते हैं, तो जी भाई बहन बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपने इसको जर्नलाइज नहीं करना ना कि सभी के बीच ब्लड रिलेशंस होते हैं। मम्मी पापा हमारे बीच तो हैं, लेकिन मम्मी पापा के बीच में नहीं है ना ब्लड रिलेशंस, वो तो भाई बहन नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। फैमिली मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोलॉजिकल रिलेटेड पर्सन, ये गलत है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन कैनॉट बी कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स, ये स्टेटमेंट पक्का किसी ब्रिटिशर ने बनाई होगी, क्योंकि झांसी जो रानी है, झांसी की रानी, तो उसके टाइम पे जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको कहा था ना कि आप अपने दत्तक पुत्र को अपनी जो संपत्ति है वो नहीं सौंप सकते। तो ये बिल्कुल वैसा कथन लग रहा है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन कभी भी
आपके फैमिली के मेम्बर्स नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन को अगर आपने अडॉप्ट किया है, अपनी फैमिली का पार्ट बनाया है, दैट मीन्स कि वो आपका फैमिली मेम्बर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत ऑफेंडिंग और गलत है, तो ये सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड इज चिल्ड्रन लिविंग विद ओनली वन पेरेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैमिली, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी अगर एक कोई सिंगल पेरेंट भी हो, सिंगल मतलब एक मॉम है, डैड है, कोई भी एक सिंगल पेरेंट है, मतलब जैसे कि किसी की मॉम सिंगल पेरेंट हो सकती हैं, किसी के पिताजी सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो क्या वो उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है? तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी मुझे बहुत गंदी और बेकार लगी, तो ये भी नहीं है। बल्कि फोर्थ है, एन आइडियल फैमिली कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। भाई एक आइडियल फैमिली वो है, एक आदर्श परिवार वो है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, सबके लिए अलग तरह की फैमिली हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए जहाँ पे जो ऑर्फनेज है, जो अनाथ आश्रम है, जिन्होंने उनको जगह दी, जिन बच्चों को अनाथालय जो भी कह लो, वही उनकी फैमिली है। तो फैमिली केवल ब्लड रिलेशन से नहीं होती है, ठीक है, फैमिली केवल ब्लड रिलेशन से ही नहीं बनती है। सो आंसर 4 होगा। बोर्ड ने भी इसी को ही माना है कि 69 का 4 है कि एक आइडियल फैमिली कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, यानी कि सबके लिए फैमिली का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता कि एक फैमिली में केवल बायोलॉजिकल कैरेक्टर या पर्सन्स होंगे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन फैमिली के पार्ट नहीं होंगे। ये सब गलत और बेकार स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो फोर्थ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर इज कॉल्ड। और देखो ये वाला क्वेश्चन सच बताऊं तो मुझे याद नहीं है कि सीटेट में किसी ईवीएस के बुक में मैंने पढ़ा है या नहीं, बट क्योंकि मैंने 12th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ाया है ऑलरेडी, और मैं एक ट्यूटर हूँ, मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर 12th क्लास का जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके अंदर ट्रांस ह्यूमनेंस के बारे में लिखा था, तो मुझे पता था इस बारे में। तो जब इंसान जो है, मैं आपको समझा देती हूँ कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर मतलब हिंदी में ना चेंज कर दिया, आप खुद देखो। सीजनल मूवमेंट का मतलब है, सीजनल का मतलब होता है सीजन वाइज मूवमेंट आप कर रहे हो, मौसमी प्रवाह कर रहे हो आप। ठीक है, मौसमी आवागमन या मौसमी मूवमेंट कर रहे हो ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर लैंड। पास्चर होते हैं एनिमल्स के लिए, चारे के लिए, और यहाँ पे लिख दिया नए काम की तलाश के लिए। एनीवेज ये वैसे तो गलत है कि नए काम की तलाश के लिए अगर आप जा रहे हो तो वैसे वो प्रवास कहलाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आप मौसमी प्रवास कर रहे हो न्यू पास्चर के लिए, अपने एनिमल्स के साथ घूमने के लिए या जो भी है, तो उसको ट्रांस ह्यूमनेंस कहेंगे, जो आप ऋतु प्रवास करते हो। अदरवाइज नए काम की तलाश के लिए जाओगे ना तो वो माइग्रेशन समझा जाएगा। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। बट हिंदी वालों ने क्या पढ़ा है कि नए काम की तलाश में लोग जब प्रवास करते हैं, हालांकि यहाँ पे मौसमी दे रखा है, बट स्टिल मौसमी प्रवास या ट्रांस ह्यूमनेंस वर्ड आता है जब आप एनिमल्स के साथ अपना अप डाउन करते हो। जैसे मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है तो आप थोड़े से गर्मी वाले प्रदेश में चले गए जहाँ पे आप उनको कुछ खिला पिला सको। तो न्यू पास्चर के लिए एनिमल को चारे की ज़रूरत होती है, इंसान को नहीं। तो अगर नए काम की तलाश की बात करोगे तो प्रवास आंसर होना चाहिए था, दैट इज़ माइग्रेशन। प्रवास, माइग्रेट कर लिया आपने उस जगह से नए काम की तलाश में। जैसे होता नहीं कि गांव से जो लोग होते हैं वो नगरों में चले आते हैं ताकि उनको यहाँ पे काम मिल सके, ताकि वो बच्चों को एजुकेशन दे सके, तो ये माइग्रेशन है। लेकिन अगर आप न्यू पास्चर के लिए जा रहे हो, अपने एनिमल्स के लिए सीजनल मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज़ ट्रांस ह्यूमनेंस। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर है। जो जिनको पता होगा इन टर्म्स के बारे में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। बट इंग्लिश के मुताबिक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, लिखा जाता है कि कुछ भी होगा तो इंग्लिश वाले को ही माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सब इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो आंसर विल बी 2 ट्रांस ह्यूमनेंस। बोर्ड ने भी इसी को माना है, तो ये आप ऑप्शंस देख सकते हो। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी सिवाय 70 वाला जो क्वेश्चन है उसके, बस उस वाले क्वेश्चन के अलावा। ये एनालिसिस था, ये रिव्यू था, रिव्यू भी कह लो, एनालिसिस कह लो, डिटेल एक्सप्लेनेशन कह लो, 1 फरवरी 2023 के ईवीएस के अभी हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं। कल तो इन द सेंस की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम और 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे ईवीएस के। और मैं अगर हाँ, बस ये वाला क्वेश्चंस आप देख लेना कि इसमें क्या है। फाइनल आंसर की का हमें पता नहीं है कि कब आए कब ना आए, कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। बट आप लोग एक बार इनको गो थ्रू कर लेना अच्छे से। और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ बेकार समझा दिया होगा आपको तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि सबका अलग तरीका होता है समझाने का, स्पेशली इन दिस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया आपको समझाने में, बट ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही किया जाता है। हालांकि मैं ढंग से ना मैथ्स के क्वेश्चन समझा नहीं पाती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ पर मैं समझा नहीं पाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आंसर आपका 3rd ही होगा। ठीक है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस बड़े आसान से थे। ये वाला भी, ये मैप क्वेश्चंस भी, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। हालांकि इसमें बहुत बच्चों ने गड़बड़ की है, बट इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स इशू, ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसी गलत धारणा है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में
यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखो, कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि इन केस अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता या आपके अकॉर्डिंग मतलब गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो चुकी है, तो आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।